हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूकी एजुकेशन। और मैं हूं करण सिंघई और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी मास्टर क्लास सीरीज, जिसमें हम मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप लोग ने 9, 10, 11, 12 सब में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए हम फिर से कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन राउंड में, देन आफ्टर दैट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप। So first let us begin with our basic concepts. So ये आप लोगों ने 9th में शायद 9 सीबीएसई में ये आ जाता है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आप सबको पता होगा कि अगर अपन एक ये ट्राइंगल एज्यूम करें जिसका हाइपोटेनियस AC है, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, तो ये सब हमको एंगल्स डिफाइन करने होते हैं फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक एंड कॉट थीटा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर सपोज हम ये वाला एंगल एज्यूम करके चल रहे हैं C को थीटा, तो साइन थीटा विल बी डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा हमेशा अपोजिट वाला होता है और हाइपोटेनियस जो ये वाला था, राइट एंगल जहां पे बन रहा होता है उसके अपोजिट वाला AC। तो अपना साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम सपोज लेंथ को AB जो है उसको लेंथ AB लिखते हैं, तो AB, H जो है उसको AC लिख लेते हैं, तो ये हमारा साइन थीटा डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हम हमेशा जो एंगल से लगा हुआ वाला साइड रहता था उसको एज्यूम करते थे, तो यहाँ पे अपना थीटा है तो बेस इसका हो जाएगा BC एंड हाइपोटेनियस विल बी अगेन द सेम, दैट इज AC। और tan आप लोगों को याद होगा कैसे डिफाइन होता था, tan is defined as sin theta by cos theta। ऐसे भी आप समझ सकते हो, या फिर ये डायरेक्टली हो जाता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारे इस केस में क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर इज हियर AB एंड बेस हियर इज बेस इज BC। तो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है। मैं आगे नहीं डिफाइन कर रहा हूं, आप लोग समझते होंगे कि सेक थीटा क्या हो जाता था, it is equal to 1 by cos theta, this one is equal to 1 by sin theta cosec and cot is just opposite of 1 by tan theta। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। अब ये कुछ वैल्यूज होती थी, इसमें ये वैल्यूज शायद आपको याद भी होंगी, नहीं होगी तो एक बार आप फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा ये वाली टेबल को। बेसिकली ये हमको एक बार और समझ लेते हैं हम कि कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन होते थे। तो ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता था हमारा, अगर हमारी ये XY एक्सिस कुछ बन रही है, ये वाला सेकंड होता था, ये थर्ड होता था, फोर्थ होता था। अगर हम इसका मूवमेंट देखें कोऑर्डिनेट्स का तो कैसे हो रहा है, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, इन विच फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे हमारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। कौन से टर्म्स, ये जो हमने डिफाइन किए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ये सारे हमारे पॉजिटिव हो जाते थे। अब सेकंड वाले में क्या होगा, साइन वाले पॉजिटिव होंगे। अब साइन होगा तो कॉसेक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। थर्ड में टेन होता है और कॉट होता है, और लास्ट वाले में कॉस और सेक होता है। इसको याद करने के लिए बहुत लोग बहुत ट्रिक्स बताते हैं, आप जस्ट ऐसे याद कर सकते हो, ऑल सुगर से साइन याद रख लेना, साइन आएगा तो कॉसेक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, टेन और कॉट के लिए आप टी याद रख लेना, और इसके लिए कॉफी। तो इससे आप ये सब याद कर सकते हो। बेसिकली ये सारी वैल्यूज आपको बाय आउट होनी चाहिए, साइन 0 0 1/2। सिमिलरली इसके लिए अपोजिट हो जाता है केस, ऐसे वैल्यूज मूव करने लग जाती हैं। और tan थीटा में ये 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट अब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ने वाले हैं उसके बेसिक्स ये डेफिनेशंस हैं कि अगर साइन इनवर्स x को मैं y बोलूं, मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन होगा अपन उसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो अगर साइन इनवर्स होगा तो क्या आ जाएगा, sin y इज इक्वल टू x। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सिमिलरली केस होगा cos इनवर्स y के लिए, cos इनवर्स x के लिए, दैट इज इक्वल टू y, तो cos y इज इक्वल टू x। अब ये सब वैल्यूज क्या लिखी हुई हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। ये अपन आगे चल के भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अपन ने फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, रिलेशन एंड फंक्शंस में, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये 1 1 और 2 नहीं होते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने sin x वाला एक एग्जांपल भी करके देखा था। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कुछ वैल्यूज पे। जब हम इस
रेंज में रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन वैल्यूज को, तो ये फंक्शंस 1 1 भी हो जाते हैं और ऑन टू हो जाते हैं। और जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, तो हमने एमसीक्यू राउंड में पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये 1 1 ऑन टू इस रेंज के लिए, दैट्स इसका इनवर्स पॉसिबल है। सिमिलरली ये भी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है। अब वो क्या होती है, कैसे होती है, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट में, उसके बाद ही मैं आपको एमसीक्यू राउंड पे ले जा पाऊंगा। तो ये इनके लिए ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सिमिलरली ये सब के लिए यहाँ डिफाइन की हुई है। अब ये π/2 में क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि cos π/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वहां पे ये डिफाइन नॉनसेंस बन जाएगा, दैट इज 1/0 बनने लगेगा, तो ये नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया π/2। सिमिलरली cosec के केस में y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि साइन 0 जब बनेगा तो ये फिर से 1/0, दैट इज इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी, तो फिर से ये नॉनसेंस हो जाएगा, तो इस रेंज को एक्सक्लूड कर दिया। डिफाइन आपके कैसे हैं, सारे वैसे हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो tan y इज इक्वल टू x। सिमिलरली इसके लिए भी, सिमिलरली इसके लिए भी, और लास्ट वाले के लिए भी। तो ये हमारी बेसिक सी डेफिनेशन हो गई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं और उनकी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोलते हैं वैसे। आगे हम इसको ग्राफ से भी समझते हैं। सो नेक्स्ट ये कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं, याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। सिंपल से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सिमिलरली फॉर अदर पेयर्स tan और cot आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, sec और cosec आएंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर अपन इसकी सिमेट्री एंड नेगेटिव एंगल प्रॉपर्टीज को देखें तो क्या होता है, साइन इनवर्स -x आएगा तो बाहर माइनस निकल के आ जाएगा, cos का केस आएगा तो पाई के साथ आएगा, सिमिलरली tan आएगा तो माइनस के साथ आएगा, cot के साथ ये। तो अब इसको याद रखने के लिए अपन क्या करते हैं, आप सिंपल से समझ लीजिएगा, जब भी साइन आएगा और अगर साइन इनवर्स ऑफ -x हम ले रहे हैं तो माइनस के साथ बाहर निकलेगा आउटपुट। लेकिन जब भी अपन कॉस से रिलेटेड टर्म्स होंगे, कॉस से रिलेटेड आप कैसे समझ सकते हो, एक तो सेक हो जाएगा, सेक इज 1/cos, तो वहां पे भी पाई आएगा, ये देखो जैसे कि कॉस में पाई आ रहा है बाहर फॉर्मूले में, तो सेक में भी आ रहा है। सिमिलरली और कौन सा टर्म रिलेट कर सकते हैं हम कॉस से, कॉट कर सकते हैं, क्योंकि कॉट में cos x बाय नीचे आ जाता है sin x, तो कॉट वाले में पाई आएगा। रेस्ट में आपका क्या होगा, सीधे सीधे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ये सिंपल फॉर्मूले से जो आपको याद करने हेल्प करेंगे सॉल्व करने में क्वेश्चन। ये वाला एक एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है। अब ये आपको कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा होगा, जब अपन tan a प्लस tan b करते हैं तो ऐसे ही कुछ बन के आता है, tan a प्लस b 1 माइनस। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका हमने एक लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में भी इसको डिस्कस किया होगा, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, पूरा डिराइव करना है, वो भी अपन देखेंगे। ये भी आप याद रख सकते हो, सिमिलर टू दैट एनालॉजी व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब कन्वर्जन बिटवीन इनवर्स फंक्शन, अब इसमें हो सकता है ये फॉर्मूलेस यूज आए ना आए, लेकिन जब अपन कैलकुलस कवर करेंगे आगे तो ये सब फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये भी आप एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, अब ये सब कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं कि अपन इनके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप ये याद भी रख सकते हो कि अगर साइन x इज वैल्यू 0 है तो साइन इनवर्स x क्या होगा, 0 होगा। आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो, जैसे साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। मतलब इनवर्स करते जा रहे हैं, अपन कर क्या रहे हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y हो जा रहा है। तो अगर मैं इधर लिखूं तो साइन y इज इक्वल टू x हो जा रहा है। देखो x 0 कब होगा, जब साइन 0 है, x 1/2 कब आएगा, जब साइन की वैल्यू π/6 है, दैट इज 30, जो अपन ने पिछले देखा है। 45 में 1 हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी, यहाँ से आप √2 कैंसिल करोगे तो 1/√2 हो जाएगा। 60 पे कितनी हो जाएगी, √3/2, π/2 पे 1। सिमिलरली आप cos और इसके लिए भी समझ सकते हो। अब फिर है कुछ लॉगरिथमिक फॉर्म्स के फॉर्मूले, इसको भी आप एज इट इज याद कर सकते हो। ये आपके कैलकुलस में ज्यादा काम आएंगे, अभी काम आना है, कैलकुलस में इनका बहुत यूज आएगा। तो इनमें कुछ लॉजिक नहीं है, आपको जस्ट याद कर लेना है। एक tan इनवर्स वाले में आयोटा आ रहा है, आई का मतलब यहाँ पे है आयोटा। आयोटा क्या होता है, √(-1). मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। तो ये आप कुछ डिफरेंशिएशन वाले डायरेक्ट फॉर्मूलेस हैं, कुछ इंटीग्रेशन वाले हैं, इनको आप याद कर लेना। इनका लॉजिक अपन जब कैलकुलस करेंगे तो एक एक डायरेक्ट एक डेरिवेशन के फॉर्म में आएगा और क्वेश्चन के फॉर्म में, तब अपन इनको और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये आ गया जो मैं आपसे बोलते जा रहा था कि ये टेबल क्या दिखा रही है, द टेबल गिव्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अलोंग विद देयर डोमेन्स एंड रेंजेस। तो पहले अपन ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं।
अब अपने को जैसे कि पता है, अगर y इज इक्वल टू ये वाला अपन का इनवर्स वाला ग्राफ है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स सम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ कैसा बनता है, ऐसा बन के आएगा। ठीक है, अब इनवर्स के लिए जस्ट क्या कर दिया इन्होंने कि अगर अपनी एक्स एक्सिस हो गई, y एक्सिस, इस एक्सिस को पूरा रोटेट कर दिया है। तो आप देखो इसको रोटेट करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब बैक टू अवर डेफिनेशन कि अब अपन इनवर्स निकाल कब सकते हैं, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो अगर ये अपन पूरा ग्राफ लेके जाएंगे तो आप देख सकते हो एक ही वैल्यू मल्टीपल पॉइंट्स अपने को मिलेगी। मल्टीपल पॉइंट्स में अगर मिलेगी तो अपनी 1 1 ऑन टू डेफिनेशन फेल हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, स्मार्टली इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया यहां से यहां तक में, और इस डेफिनेट रेंज के लिए आप देख सकते हो फंक्शन 1 1 भी ऑन टू है, क्योंकि ग्राफ में कहीं भी एक सेम वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर अपन एक्स की वैल्यू डालें तो वाई वैल्यू सेम नहीं मिल रही, या इनवर्स में भी सेम वैल्यूज नहीं मिल रही। तो ये वाला फंक्शन अपना दोनों के इनवर्स अपन इस रेंज के लिए निकाल सकते हैं। तो इनने इस चीज को स्मार्टली आप देख सकते हो हाईलाइट भी किया हुआ है। तो यही वैल्यूज जो इस हाईलाइटेड पार्ट में है, जिसमें कि x डिफाइन हो पा रहा है, उसको अपन बोल देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और वो क्या है, -π/2 से π/2। तो ये हो गई रेंज, और ये हो गया x की वैल्यूज, यानी कि साइन इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा, क्या वैल्यूज आएंगी, तो -1 से 1 आएंगी। तो ये आप याद भी रख सकते हो, डायरेक्ट शॉर्ट आंसर में है तो आप टिक कर देना। बाकी डिफाइन अपन ऐसे कर सकते हैं जो ग्राफ दिखा रहा है। सिमिलरली अपन cos इनवर्स x की बात करें तो उसके लिए ये वाले रीजन को डिफाइन कर दिया, जिसमें कि अलग अलग वैल्यूज अपने को ऑब्टेन हो रही हैं। तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π से π तक। ये आप देख सकते हो, सॉरी 0 से π तक, क्योंकि ये 0 से लेके π तक अपना कर्व जो है डिफरेंट और यूनिक आ रहा है, वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। तो अब इसकी रेंज क्या हो गई यहाँ पर 0 से π। और अगर x की बात करूं डोमेन की, तो क्या क्या वैल्यूज मिल पाएंगी x की, -1 से 1। नेक्स्ट अपना केस कौन सा है, tan इनवर्स वाला। हाँ, tan वाला अपन ने डिफाइन किया है। तो tan में अपन के साथ क्या है, क्या वैल्यूज, क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिए, -π/2 से π/2, और x की ऑल वैल्यूज ही कंसीडर कर रहा है। तो देख लेते हैं अपन, ये रहा अपना tan वाला। तो ये देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये अपन ने वही किया, tan x का आपको ग्राफ बनाना है, एक्सिस उल्टी कर लेनी है, तो आपका सिंपली y = tan इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें भी ये वाली जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा अलग से लाइन, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और यहाँ पे वैल्यूज कहां से कहां डिफाइन हो रही है, पूरी x की वैल्यू सब r तक जा सकती हैं। आप देख लो यहाँ पे पूरी ऑल नेगेटिव नंबर्स कवर हो रहे हैं, और यहाँ पे सारे ऑल पॉजिटिव नंबर कवर हो रहे हैं। लेकिन जब अपन रेंज की बात करें तो कहां से कहां तक हो रही है, ये रही अपनी वैल्यू π/2 पे, और ये रही -π/2 पे। तो इन दोनों के बीच अपनी वैल्यू डिफाइन हो रही है। टेबल से भी आप देख सकते हो, ये रहा tan -π/2 से π/2, और ये r। सिमिलरली अब 3 मैंने समझा दिया आपको, सिमिलरली आगे मैंने ग्राफ बनाया तीनों का, नेक्स्ट वाली वैल्यूज का, दैट इज कोसेक वाले को डिस्कस किया है, ये तीनों अपनी हो गई, सेक को डिस्कस किया, कॉट को किया है। तो इसमें भी आप जाके अपने से गो थ्रू करिए, एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यूज भी अपन निकाल सकते हैं। ये हाईलाइटेड पोर्शन इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिखा रहा है। देखो tan कॉट का तो सिमिलर ही हो गया, बस जहाँ पे वो 0 होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। ठीक है, और बाकी दो के लिए भी अभी सिमिलरली आप बना के डिस्कस एक बार चेक कर सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी। अब इसमें ये -π/2 क्यों एक्सक्लूड कर दिया, जहां पे भी cos नेगेटिव 0 बनेगा उसको एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि sec की डेफिनेशन क्या होती है, 1/cos होती है। तो जहां पे भी cos 0 होगा तो sec क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, cosec के लिए भी कौन सी वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया, 0 वाली। यहाँ पे sin 0 होगा, वहां पे डिफाइन नहीं होगा। cot कहां से कहां तक डिफाइन है, 0 से π डिफाइन है, इसकी रेंज क्या है, r। ये देख सकते हो आप, ये रहा अपना कॉट वाला ग्राफ, ये कहां से कहां तक डिफाइन है, पाई से लेके 0 से लेके पाई तक इसकी यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। तो ये 0 से पाई तक डिफाइन हो गया अपना, और वैल्यूज ये ऑल रियल नंबर्स ये भी लेके चलेगा। यहाँ से ऑल नेगेटिव आ जाएंगी और यहाँ से ऑल पॉजिटिव आ जाएंगी। नाउ मूविंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब आपको जितना ही मैंने अभी तक बेसिक कंसेप्ट्स बताए, ये अपनी तीनों अभी आने वाले अपन डिस्कस करने वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको दोनों में ही काम आएंगे, और अगर ये इतने आप कवर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो ये वाले चैप्टर से तो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो अब मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड का, व्हाट इज द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। तो यही अपन अभी ग्राफ देख के आए,
एक बार और मैं समझा देता हूँ कि अगर साइन इनवर्स x है अपना, इसको अपन y लिख सकते हैं। इसकी अपने को क्या पूछा है, डोमेन। डोमेन अब मैंने आपको बताया x की वैल्यूज को अपन डोमेन बोलते हैं और y की वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो अगर मैं इनवर्स को सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, साइन इधर पे मूव हो जाएगा एंड x विल बी इक्वल टू साइन y। तो अब x की वैल्यू बोल रहा है। अब बताओ x कहां से कहां तक डिफाइन होगा। अगर साइन की मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो आपको यार यहां से समझना होगा, ये अपन ने किया था, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो साइन कहां से कहां तक वैल्यूज ले पाएगा, सिर्फ -1 से 1। x की वैल्यूज पूछा है डोमेन, रेंज पूछा होता तो क्या होता, -π/2 से π/2। तो आप क्या टिक कर दोगे यहाँ पे, सिंपली आंसर नंबर ए। द इनवर्स साइन एक्स, ऐसे आप समझ सकते हो, साइन फंक्शन एज अ रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड एज इतना। बेसिकली होता क्या है, द इनवर्स साइन फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड एज एंगल हुज साइन इज एक्स। ये इसका मतलब होता है, ये लाइन अच्छे से समझा रही कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है। तो वही अपन ने किया, एंगल हुज साइन इज एक्स, यही तो हो गया, एंगल हुज साइन इज एक्स, यही तो इन्वर्ट करके समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल हो गया हुज साइन इज एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स की डेफिनेशन है और डोमेन जो दी थी अपन ने टिक करी थी। अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। वही का क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछ लिया, आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिख सकते हो। क्या करोगे, इधर अल्टी पल्टी कर दो तो cos y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब इधर पे दूसरी चीज पूछ ली, अब पूछ ली कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। तो यहाँ पे अपने को y की वैल्यू पूछी हुई है, तो y की वैल्यू अपन ने देखा, अपन ने अभी ग्राफ से मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्ट की हुई है, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। ये देखिए 0 से लेके पाई तक हमने इसकी वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट, ये वाला, ये डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यहाँ वाला इतना पोर्शन है। तो 0 से लेके पाई तक हमने रेंज इसकी रेस्ट्रिक्ट की हुई। वैल्यूज कहां से कहां तक है, -1 to 1 x की वैल्यू, दैट इज डोमेन। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, रेंज की वैल्यू पूछा है, तो कहां से कहां तक हो जाएंगी इसकी वैल्यू, 0 to π, क्योंकि यहाँ पे रेंज पूछा हुआ है। अब ये लिखा भी हुआ है मैंने, एक्सप्लेनेशन में अपन देख सकते हैं, cos इनवर्स x इज डिफाइंड सच दैट आउटपुट एंगल इज इन द रेंज ऑफ 0 to π। क्योंकि उसके आगे अगर रेंज गई, तो मैंने आपको बताया ना 1 होगा ना ऑन 2 होगा, अपनी डेफिनेशन फेल हो जाएगी, तो इनवर्स तो ऑटोमेटिकली डिफाइंड ही नहीं होगा। तो रेंज बेसिकली आप रट सकते हो, बहुत इजीली फिर टिक कर पाओगे, क्योंकि वो ग्राफ आप समझोगे तो रेंज तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। मूविंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ लिया है, द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की डोमेन पूछ लिया है। अगर इसको फिर से मैं वैसे ही लिखूं तो क्या होगा, tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू y, इधर अल्टी पल्टी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, tan y विल बी इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे डोमेन पूछा है, तो x इज इक्वल टू tan y, आपको ग्राफ याद होगा, रेंज इसकी -π/2 से π/2 थी और वैल्यू सी क्या ले रहा था, ऑल रियल नंबर्स x में आ रहा था। तो ऑल रियल नंबर्स वाला कौन सा टिक होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ग्राफ से भी आप चाहो तो चेक कर लो, ग्राफ में मूव करेंगे, ये रहा अपना tan वाला ग्राफ, कहां से कहां तक डिफाइंड है, π/2 से -π/2, ये देखो यहां से यहां तक डिफाइंड है, और वैल्यूज क्या ले रहा है, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव। सिंपल ग्राफ आपको समझ में आ गया एक बार, तो ये सब तो कुछ है ही नहीं समझने में। अब फोर्थ वाले में मूव कर जाते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। बहुत सिंपल है, सॉल्व करके भी कर सकते हो, यहाँ तो देख के बता सकते हो। 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, जब 30 डिग्री होता है एंगल अपना, तो 30 डिग्री यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, π/6 यानी कि ए से बन रहा है। देख भी सकते हो सॉल्व करके, साइन इनवर्स 1/2, तो अगर मैं फिर से y ले लूं तो साइन y विल बी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एंड 1/2 वैल्यू कब होती है साइन की, व्हेन साइन इज π/6। अब ये दोनों को इंप्लाई करोगे, साइन साइन दोनों इक्वल है, देन y इज इक्वल टू π/6। सो मूविंग टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इनवर्स फंक्शन। तो ये वाला आपको बेसिकली ध्यान रखने वाला है कि अगर आप पहले फंक्शन डिफाइन करो बाद इनवर्स लो, या पहले इनवर्स लो बाद में फंक्शंस में जाओ, तो भी वन एंड ओनली द सेम ही थिंग है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी ट्रू हो जाएगी, दोनों ट्रू हो जाएंगी अपने लिए। ये दिखा रहा है f इनवर्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, व्हिच कंफर्म्स f इनवर्स x इज द करेक्ट प्री इमेज फॉर x। यानी कि वो रिवर्स वाला रिलेशन बन रहा है अपना, कि अगर यहां से यहां रिलेशन डिफाइंड है तो रिवर्स भी डिफाइंड हो गई। ठीक है, मूविंग टू अवर सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें क्या पूछ दिया आपसे, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin inverse x इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x
कैसे होता है, कौन सी एक्सिस के अलाउंग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइन वाला ग्राफ देखें अपन तो ये यहाँ पे बना हुआ है। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0 आ जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। तो ये अपना साइन वाला हो गया। ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स हो गई, ये वाई हो गई। अगर आप इसको रोटेट कर दो यही का यही ग्राफ, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये आप देख सकते हो, अगर मिरर इमेज अपन बनाना चाहें तो इसकी इमेज यहाँ आ जाएगी ये वाले की, और ये वाले जो बन रही इसकी इमेज अपने को इधर मिल रही है। तो बेसिकली ये आप खुद से ही बना के देखना, ये दिख रहा है कि अगर ये वाला कोई मिरर हो तो सेम टू सेम ज्योमेट्री बन रही है अपनी अदर साइड में भी। इसको मैं पूरा क्लियर करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, आप देख रहे होगे ये पैटर्न ये सिमिलर बन रहा है, ये और ये इधर बन रहा है सिमिलर अलोंग, अगर ये मिरर है तो कौन सी लाइन के अलोंग मिरर इमेज बनेगी, अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x पे अपने को इनवर्स वाली मिलेगी। ऐसा ही सबके लिए डिफाइन होगा, बुक्स में इन डिटेल दिया, इतना अपने को ध्यान नहीं देना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, बस अपने को पता होना चाहिए कैसे बनता है ग्राफ। तो ये उसका लॉजिक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। इजी है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इसके लिए। क्या होगा, tan इनवर्स वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। तो वही वाला तरीका, या तो आप ऐसे कर लो या फिर वही सॉल्व करो पूरा, इज इक्वल टू y मानो, तो tan 1 इज इक्वल टू tan y हो जाएगा। और tan 1 कब होता है, जब 45 डिग्री आती है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा अपना इनवर्स, ये अगर मैं रहने दूं, tan इनवर्स π/4, यहाँ से लेके चलते हैं, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू y अगर मैं कर लूँ, जो हमें अभी तक करते हुए आते हैं। अगर ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू tan y। एंड tan 1 कब होता है, tan की वैल्यू जब π/4 होता है, यानी कि tan π/4 इज इक्वल टू tan y। अब दोनों tan इक्वल है, यानी कि एंगल विल आल्सो बी द सेम। तो आंसर क्या हो गया अपना π/4। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो कोई बता सकता है, लड्डू क्वेश्चन। इनवर्स में क्या होता है, ये -1 वाला साइन दिखने लगता है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल फंक्शन c वाला है, तो कौन सा नहीं है, दैट इज c। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x लाइज इन। तो ये अभी आपको मैंने ग्राफ से बताया था, रट के भी आए, बता सकते हैं आप कौन सा होगा। अगर अपना tan इनवर्स x की बात हो रही है तो हमने कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है इसको, -π/2 से π/2 के उसकी रेंज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और कई बार गलती हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में भी दे। तो इसका आंसर बेसिकली अभी अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था एमसीक्यू, क्या बताया था, f ऑफ f इनवर्स x या f इनवर्स ऑफ fx इज ऑलवेज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, साइन हो गया, तो बेसिकली आंसर तो a आएगा। अब रही इसकी लॉजिक समझने वाली बात, तो अपन इसको आगे भी एक बार डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सीरीज में, तब अपन उसको कवर कर लेंगे। अभी के लिए तो आप इसको याद कर लो, या देखना भी चाहो तो यही है कि जब अपन साइन को साइन टू साइन इनवर्स x अप्लाई करेंगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अब कैसे करता है, अगर अपन साइन इनवर्स x को, जो बेसिक कंसेप्ट अपन लेके चल के आ ही रहे इतनी देर से, इसको अगर अपन मैं थीटा मान लूं, हर बार y मान रहे थे, थीटा कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये साइन इनवर्स मूव करके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x को मैंने थीटा एज्यूम किया हुआ है तो x इज इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है, यानी और इधर पे अगर ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, साइन इनवर्स x पे यहाँ पे थीटा रख देता हूँ, जो कि अपना इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x को मैंने थीटा माना है, तो ये फिर से साइन थीटा बन गया। अब साइन थीटा ही बन गया और साइन थीटा इज इक्वल टू x है, इन दोनों इक्वेशन थे। तो क्या अपना आ गया डिफाइन होके, दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू x। क्लियर है, ये इसको अच्छे से भी अपन सॉल्व करेंगे आगे, जब शॉर्ट आंसर टाइप में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अभी तो एमसीक्यू सीरीज है, समझना है बस। सो द नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, व्हिच इंटरवल इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cot इनवर्स -x। तो ये अपन अभी ग्राफ से भी देख के आए, क्या होगा, cot के लिए क्या हो जाता है, 0 से पाई में डिफाइन हो जाती है रेंज। जब अपन tan लेते हैं तब ध्यान रखना -π/2 से π/2 रहती है, लेकिन इन केस ऑफ cot ये रेंज हो जाती है 0 to π। नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ sec इनवर्स x। डोमेन पूछ रहा है, डोमेन मतलब आपको पता होगा x की वैल्यू पूछ रहा है,
तो फिर से मैं इसको वही बेसिक डेफिनेशन अपनी ऐसे लिखूं, इन्वर्स करूं तो sec y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब x की वैल्यू बोल रहा है भाई क्या क्या होगी, तो आपको पता है sec कहाँ डिफाइन नहीं होगा। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा cos y। तो cos y कब डिफाइन नहीं होगा, जब y की वैल्यू क्या हो 0 होगी तो ये नॉनसेंस बन जाए, क्योंकि सॉरी पाई बाय 2 होगी तो ये नॉनसेंस बन जाए, क्योंकि cos पाई बाय 2 में क्या वैल्यू देता है 0 देता है और 0 पे 1 देता है, तो ये पाई बाय 2 नहीं टच करनी चाहिए, तब ये वैल्यू डिफाइन होगी x की। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन से अपन मैच करना चाहें तो क्या करना है अपने को, वो वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है जहाँ पे ये नॉनसेंस बने। तो ये नॉनसेंस कब बनेगा, जब cos की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। तो अगर अपन यहाँ सीरीज से देखें, और रही बात किसकी x की डोमेन की, रेंज तो अपन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसमें, तो अगर रेंज की बात रही तो रेंज अपने को पता है ऑल रियल नंबर जा रही थी, एक्सक्लूड कर रहा था -1 और 1 को, क्योंकि वो 0 वाला आ रहा था। अगर अपन एक बार ग्राफ से चेक करें, सेक इनवर्स x का ग्राफ देखना अपने को, ये रहा सेक इनवर्स x में आप देख सकते हो ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला डेटा हो रहा है, और इसमें अपने को क्या पूछा है x की वैल्यूज पूछा है। तो ये देखो 0 पे डिफाइन नहीं हो रही, 0 पे नहीं आ रही वैल्यू, क्यों, क्योंकि जब cos वाला आप लोगे इनवर्स करोगे तो 0 पे नॉनसेंस होने लगेगा। तो ये वैल्यूज कहां से कहां तक डिफाइन हो रही है, 1 से लेके ये वाली इंफिनिटी और -1 से लेके ये वाली इंफिनिटी। तो अगर मैं शब्दों में लिखना चाहूँ ब्रैकेट वाले फॉर्म में, तो ये ओपन ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट यानी कि ओपन ब्रैकेट ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है और -1 इंक्लूडेड से यूनियन का मतलब है दिस वैल्यू आल्सो टेकन एंड दिस वैल्यू आल्सो टेकन। तो ये वैल्यू क्या जाएगी 1 से अब इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, व्हाई, बिकॉज़ इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया आपको ग्राफ से? तो आप जो मर्जी है वैसे देख सकते हो, या तो यहाँ से देख लो सॉल्व करके, या फिर आप रिवर्स करके भी समझ सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी, बस बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो फिर ये चैप्टर सबसे आसान है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1। अब इसके लिए पेन चलाने की जरूरत है क्या, cos की वैल्यू -1 कब आती है, एक तो 1 आती है जब 0 होता है, -1 कब आएगी जब एक साइकिल, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ये सब, एक साइकिल कब कंप्लीट होगा पाई पे। ऐसे या तो रट के आप 1 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले से याद है, नहीं तो वही आप सॉल्व कर लो। कि इसको इन्वर्स करके देखते हैं, जो अपन हमेशा ये बेसिक कंसेप्ट पकड़ के चल रहे हैं। अगर इस वैल्यू को मैं y मानूं तो cos y क्या हो जाएगा मेरा -1 हो जाएगा। अब cos y -1 वैल्यू कब देता है, हाँ ठीक है, cos y -1 वैल्यू कब देता है, when cos is equal to पाई, जब 180 डिग्री होता है cos तब ये वैल्यू देता है। तो अब दोनों सेम है, both cos are equal कब होंगे, when their angles are also equal, so cos is equal to pi will be our answer. Moving to our next question, that is question number 14. ये एक अभी बेसिक जब फॉर्मूले से अपन कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये वाला अपने को डायरेक्ट याद रखना होता है। अपन इसको अच्छे से सॉल्व करके भी आगे चेक करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप मान लो कि ये ऐसा ही होता है। आगे अपन इसको करने वाले इन डेप्थ इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप चाहिए, तो अभी के लिए आप याद कर लो। आइडेंटिटी मैंने लिखवाया था बेसिक फंक्शन में कि sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाय 2। अब हाँ, यहाँ पे ये नहीं पूछा, इधर ये पूछा हुआ है देन x लाइज इन, तो उसकी रेंज कब होगी, ये दोनों वैल्यूज डिफाइन ही कब होंगे इनवर्स, जब वो दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होंगी उनकी वैल्यूज, यानी कि रेंज रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो कब इसकी रेंज रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, जब ये -1 से 1 तक ही डिफाइन होंगे, क्योंकि दोनों की अपन ने जब डोमेन पढ़ी हुई थी तो रेंज तो सेम ही रहती ऑलमोस्ट, और रेंज की वैल्यू सिमिलर थी, दैट इज -1 to 1 ही इनकी वैल्यू आ रही थी रेंज की। यहाँ पे आप देखो, ग्राफ से भी देख सकते हो, ये दोनों की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ रही थी। ग्राफ से देखोगे तो साइन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा था, पाई बाय 2 से -π/2, और कॉस हो रहा था 0 से लेके पाई तक। ये डार्क वाला मैंने बताया था, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब दोनों ही डिफाइन होंगी तभी अपना जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो कोई नॉर्मल सी वैल्यू देगी, वैलिड वैल्यू देगी। तो जब दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएंगी तभी अपना फंक्शन डिफाइन होगा। डिफाइन होगा तो क्या होगा, -1 to 1 ही इसकी रेंज मिलेगी अपन, दैट इज डोमेन मिलेगी। सो दैट वाज आवर 14 क्वेश्चन, इसको आप याद कर लेना, दैट इज -1 to 1। अब ये कैसे होता है प्रूफ, ये अपन अभी आगे देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप सीरीज में नेक्स्ट सेशन में। सो दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अब इसमें मैंने आपको बताया कि
दो चीजें आपसे पूछ सकती हैं, एक तो ये आइडेंटिटी आपको प्रूफ करने को दे दे कि इसको प्रूफ करो, और दूसरा ये होल्ड्स गुड इफ। अब आप इसको नॉर्मल से इक्वेशन इसको देख के बताओ कब ये फेल हो जाएगी, इक्वेशन नॉनसेंस बन जाएगी कब, जब ये वाली चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी। कब नॉट डिफाइंड होगी, जब 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो मर्जी वैल्यू नीचे का 0 है, that becomes infinity and infinity is never defined, so this value will become absurd when 1 minus xy will be equal to 0. So 1 minus xy should not be equal to 0. That means अगर मैं इसको इधर उधर करूं तो 1 must not be equal to xy. So अपना कौन सा रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, C, यानी कि xy less than 1 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये इक्वेशन नॉनसेंस होनी है। होल्ड्स गुड दिया है तो होल्ड्स गुड कब होगा, xy is less than 1, अगर इक्वल टू 1 होगा तब तो नॉनसेंस हो जाएगा, 0 पे भी नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म 0 होगा तो ये फिर से 0 बन जाएगा, कोई सेंस ही नहीं रहेगा उस टर्म का, 1 आ जाएगा नीचे। तो होल्ड्स गुड की इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, एक तो यही कि नॉनसेंस नहीं बनना चाहिए, तो नॉनसेंस कब नहीं बनेगा, जब ये वैल्यू इस रेंज में आएगी। अब xy ग्रेटर देन 1 बन जाएगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, फिर नॉनसेंस सा बनने लगेगा। तो अपने को याद रखना है कि ये वैल्यू होल्ड गुड कब करेगी, जब xy is less than 1। So here we come to end of our session। तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।